हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबुज श्रीवास्तव संगम अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पहला टॉपिक आरंभ करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा फ्रेज। बात करते हैं फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज को कैसे पहचान करेंगे। फ्रेज को हिंदी में कहा जाता है वाक्यांश। वाक्यांश किसे कहते हैं, वाक्यांश को कैसे पहचान करेंगे, आपको पहचान करने आना चाहिए। तो इसके हिंदी के मीनिंग से ही स्पष्ट है कि वाक्यांश मतलब एक वाक्य तो नहीं हो सकता। और वाक्य सबको पता है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक उचित अर्थ निकलता है, उसे ही एक वाक्य कहते हैं, उसे ही एक सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस सबको पता है, वाक्यांश हमें समझना है, फ्रेज हमें समझना है। तो इसके हिंदी के मीनिंग से इतना स्पष्ट हो गया कि वाक्यांश एक वाक्य तो नहीं हो सकता, लेकिन वाक्य का एक अंश जरूर होगा। हमें समझना है कि वाक्य का कैसा अंश होता है जिसे हम वाक्यांश कह देते हैं। तो वाक्य के कैसे अंश को वाक्यांश कहेंगे, एक वाक्य लिख करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि वाक्य के कैसे अंश को हम वाक्यांश कहेंगे। जैसे सेंटेंस है, अ डोंकी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। अ डोंकी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। एक डोंकी पेड़ के पीछे खड़ा है। यह एक सेंटेंस कहलाएगा। एक सेंटेंस है क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में पूरा है। अ डोंकी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। एक डोंकी पेड़ के पीछे खड़ा है। इसमें हम बात करते हैं बिहाइंड द ट्री के बारे में। अगर हम बिहाइंड द ट्री को देखें तो बिहाइंड द ट्री में कितने शब्द है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, यानी तीन शब्द है इसमें। तो तीन शब्द है तो हम इसको शब्दों का समूह तो कह ही सकते हैं। और दो शब्दों का समूह हो, चाहे तीन शब्दों का समूह हो, चाहे चार शब्दों का समूह हो, चाहे 8 शब्दों का समूह हो, शब्दों का समूह तो है ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर हमसे कहता है बिहाइंड द ट्री और इतना ही कह करके चुप हो जाए, तो क्या बिहाइंड द ट्री का मीनिंग अपने आप में पूरा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। लेकिन अगर केवल बिहाइंड द ट्री कहे तो इतना जरूर स्पष्ट है कि हम पेड़ के पीछे ही देखेंगे, हम पेड़ के ऊपर नहीं देखेंगे। मतलब है कि बिहाइंड द ट्री का कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकल ही रहा है, लेकिन बिहाइंड द ट्री का मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है, और शब्दों का समूह भी है, और पूरे वाक्य का एक अंश भी है। यहीं से हमें वाक्यांश का डेफिनेशन मिल गया कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन उसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता है, और पूरे वाक्य का एक अंश होता है, उसे ही एक वाक्यांश कह देते हैं। इसे ही हम कहेंगे कि यह एक वाक्यांश है, इसे हम एक फ्रेज कहेंगे। तो यहां से हम लोगों को फ्रेज का डेफिनेशन मिल गया कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है, लेकिन उसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता है, और पूरे वाक्य का एक अंश होता है, उसे ही एक वाक्यांश कहेंगे। इस बात को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स a group of words that has some sense but
not complete, but not complete in itself is called phrase. फ्रेज का डेफिनेशन यहां से क्लियर हो गया. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्रेज. फ्रेज का डेफिनेशन आपको यहां से मिल गया. एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न बने कि बिहाइंड द ट्री के साथ स्टैंडिंग को क्यों ना जोड़ लिया जाए, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फ्रेज में कभी भी आप वर्ब को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि भाई क्रिया जहां भी पहुंचती है वो मीनिंग को पूरा कर देती है, इसलिए फ्रेज में वर्ब को आप नहीं ले सकते हैं. एक और भी बात जान लीजिए कि यह गलत कॉन्सेप्ट नहीं बना लीजिएगा कि एक सेंटेंस में एक ही फ्रेज होता है या एक ही फ्रेज हो सकता है, ऐसा नहीं है. एक सेंटेंस में कई फ्रेजेज हो सकते हैं, 2 3 4 5 8. वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. ऐसा मान लेना कि एक सेंटेंस में एक ही फ्रेज होता है या हो सकता है, तो यह सही नहीं है. एक सेंटेंस में कई फ्रेजेज हो सकते हैं. फ्रेज में कभी आप वर्ब को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. नेक्स्ट एग्जांपल है अ बर्ड इज शिटिंग इन द ट्री. अ बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री. एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है. आपको मैं बता दूं कि पेड़ पर बैठने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है. यह आप गलत कॉन्सेप्ट नहीं बनाइएगा या यह गलत जानकारी नहीं रखिएगा कि पेड़ पर बैठने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है. गलत है, यह सही नहीं है. इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है. तो इन द ट्री की हम बात कर लेते हैं. इन द ट्री में देखा जाए तो 3 शब्द है. एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द. तो इसको हम 3 शब्दों का समूह तो कह ही सकते हैं. 3 शब्दों का समूह है, लेकिन क्या केवल इन द ट्री कहा जाए तो इसका मीनिंग अपने आप में पूरा है? जी नहीं, इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है. शब्दों का समूह जरूर है, इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमसे कहे इन द ट्री, पेड़ पर, बार बार हमसे कहता है इन द ट्री, पेड़ पर, तो इतना जरूर स्पष्ट है कि हम पेड़ पर ही देखेंगे, हम पेड़ के नीचे नहीं देखेंगे. मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं है और शब्दों का एक समूह भी है, पूरे वाक्य का एक अंश भी है. इसे हम कहेंगे कि यह एक वाक्यांश है, यह एक फ्रेज है. आशा करता हूं कि फ्रेज आपको समझ में आ गया होगा. बाकी आपको मैं बता दूं कि मैं आपको बेसिक चीज अभी स्टार्ट कर रहा हूं बताना. अभी हम कोई टॉपिक अपना नहीं पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, हम बेसिक चीज स्टार्ट कर रहे हैं. और बेसिक चीज के दौरान जो भी चीजें हम बताएंगे, ये सारी चीजें जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको टॉपिक में मिलता रहेगा. बीच में आपको न पूछना पड़े, टॉपिक के दौरान कोई कंफ्यूजन न हो, या बीच में आपको रोक करके न हमें बताना पड़े. इसलिए हम पहले ही उन छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इस बेसिक फंडामेंटल के दौरान, जो हमें अनिवार्य महसूस हो रहा है. और आप इसको नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, इसको नोट करते चलिए. किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, आप संगम एकेडमी के कमेंट बॉक्स में जाइए और उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसका निदान, उसका आंसर शीघ्र ही मैं देने का प्रयास करूंगा. बाकी आपको कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे एसएससी, बैंक,
चाहे आपको आरआरबी का एग्जाम देना हो, चाहे सीपीयू एसआई का, चाहे एमटीएस का, चाहे आपको आईबी का एग्जाम देना हो, सीपीओ का एग्जाम देना हो, सीपीएफ कमांडेंट का एग्जाम देना हो, कोई भी आपको एग्जाम देना होगा, हर एक एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आते हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझ में आना चाहिए। फाइनली इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में हम लोग जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो निष्कर्ष हमको यही मिलेगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करना होगा, लेकिन जहां तक बात की जाए इडियम और फ्रेज की, तो जितनी बातें समझाई जा सकती है वो आपको मैं बता देता हूं, आपको मैं समझा देता हूं, लेकिन आपके एग्जाम में कभी फ्रेज का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कभी इडियम का डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आपको केवल और केवल पहचान करने आना चाहिए। फ्रेज पहचान करने आ जाएगा तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा और हर एक टॉपिक में आपको फ्रेज मिलता रहेगा। आपके लिए यह हर एक टॉपिक को समझने में आसानी मिलेगी अगर आपको फ्रेज पहचान करने आता है तो इन द ट्री को हम कहेंगे कि यह एक फ्रेज है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाइट एलिफेंट्स are found in the forests of Thailand. White elephants are found in the forests of Thailand. सफेद हाथी थाईलैंड के जंगलों में पाए जाते हैं। अगर कोई आपसे कहता है व्हाइट एलिफेंट्स, सफेद हाथी, कोई व्यक्ति हमसे बार बार कहे व्हाइट एलिफेंट्स, सफेड हाथी, तो अब इतना जरूर स्पष्ट है कि व्हाइट एलिफेंट्स अगर कोई कहता है तो हम व्हाइट एलिफेंट्स के बारे में ही सोचेंगे, हम व्हाइट डोंगी के बारे में नहीं सोचेंगे। मतलब है कि व्हाइट एलिफेंट्स का कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकल ही रहा है, लेकिन केवल व्हाइट एलिफेंट्स कहा जाए तो क्या इसका मीनिंग अपने आप में पूरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल व्हाइट एलिफेंट्स कहा जाए तो इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। शब्दों का एक समूह जरूर है, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग जरूर निकल रहा है और पूरे वाक्य का एक अंश है। यह एक वाक्यांश कहलाएगा, यह एक फ्रेज कहलाएगा। अगर कोई आपसे कहता है इन द फॉरेस्ट ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के जंगलों में, कोई व्यक्ति आपसे बार बार कहे इन द फॉरेस्ट ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के जंगलों में, तो इतना जरूर स्पष्ट है कि हम थाईलैंड के जंगल के बारे में ही सोचेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के जंगल के बारे में नहीं सोचेंगे। यानी इन द फॉरेस्ट ऑफ थाईलैंड का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। शब्दों का एक समूह भी है, पूरे वाक्य का एक अंश भी है, एक वाक्यांश कहलाएगा, एक फ्रेज कहलाएगा। तो अ बर्ड को भी तो एक फ्रेज हम कहेंगे, अ डोंकी को भी तो एक फ्रेज कहेंगे, क्योंकि यह दो शब्दों का समूह है। इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं है और पूरे सेंटेंस का एक अंश भी है, एक पार्ट भी है। हम इसे कहेंगे कि यह एक फ्रेज है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, टू वॉक इन द मॉर्निंग is good for health. To walk in the morning is good for health. सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है टू वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलना, कोई व्यक्ति हमसे बार बार कहता है टू वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलना, तो इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकल ही रहा है। लेकिन केवल टू वॉक इन द मॉर्निंग करके सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाए तो क्या इसका मीनिंग पूरा है अपने आप में? बिल्कुल नहीं, इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है, लेकिन शब्दों का समूह है, पूरे वाक्य का एक अंश है। इसे हम कहेंगे कि यह एक वाक्यांश है, यह एक फ्रेज है, यह एक फ्रेज कहलाएगा। अब आपके दिमाग में अगर एक प्रश्न बन रहा होगा कि इसमें तो वर्ब आया हुआ है, वॉक आया हुआ है, वॉक वर्ब है, और अभी मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेज में कभी एक वर्ब नहीं हो सकता।
तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वॉक यहां पर वर्ब नहीं है। क्या इस सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है? बिल्कुल नहीं, इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है। टू वॉक को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। टू वॉक इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है और एन इन्फिनिटिव ऑलवेज प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस वेयर एवर इट कम्स। यानी एक सेंटेंस में जहां कहीं भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए यह इन्फिनिटिव कहलाता है और इन्फिनिटिव हमेशा नाउन के रूप में कार्य करता है। मतलब यह नाउन है, इसको आप वर्ब नहीं कह सकते, यह एक वर्ब नहीं हो सकता, यह नाउन है और फ्रेज में कभी वर्ब नहीं हो सकता, तो यह वर्ब फ्रेज में नहीं रखा जा सकता, अर्थात यह वर्ब नहीं है, इसको आप वर्ब नहीं मानिएगा, यह नाउन है। और टू वॉक इन द मॉर्निंग यह एक फ्रेज कहलाएगा। आपको मैं यह भी बता दूं कि एक फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर भी आ सकता है। एक फ्रेज सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि फ्रेज तो हमेशा सेंटेंस में अंत में ही आता है या एटसेट्रा में ही आता है या ऑब्जेक्ट के रूप में ही आता है, तो यह भी सही नहीं है। एक फ्रेज एक सेंटेंस में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। यह तो सेंटेंस के संरचना के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे इसी सेंटेंस में देखिए, अगर आपसे कोई कहे गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, कोई व्यक्ति हमसे बार बार कहता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा, तो गुड फॉर हेल्थ का कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकल ही रहा है। लेकिन गुड फॉर हेल्थ केवल कहा जाए तो क्या इसका मीनिंग पूरा है अपने आप में? बिल्कुल नहीं, इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। शब्दों का एक समूह भी है, पूरे वाक्य का एक अंश भी है, एक वाक्यांश कहलाएगा, एक फ्रेज कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, there is a book on the table. There is a book on the table. टेबल पर एक पुस्तक है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है on the table, तो ऑन द टेबल कोई कहेगा तो इतना तो जरूर स्पष्ट है कि ऑन द टेबल का मतलब मेज पर, हम मेज पर ही देखेंगे, हम मेज के नीचे नहीं देखेंगे। तो ऑन द टेबल का कुछ ना कुछ तो अर्थ निकल ही रहा है, लेकिन केवल ऑन द टेबल कहा जाए तो क्या इसका मीनिंग अपने आप में पूरा है? नहीं, इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है और यह सेंटेंस का एक अंश भी है, अर्थात इसे एक वाक्यांश कहा जाएगा, यह एक वाक्यांश कहलाएगा। मतलब वाक्यांश वाक्य तो नहीं हो सकता, लेकिन वाक्य में ही पाया जाने वाला वाक्य का एक अंश होगा जिसको हम वाक्यांश कहेंगे। तो अब बुक को भी तो हम एक वाक्यांश कह सकते हैं, बुक को भी हम कह सकते हैं कि यह एक फ्रेज है, इसे हम एक फ्रेज कहेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, अ कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर। अ कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, एक बिल्ली कुर्सी के नीचे सो रही है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है अंडर द चेयर, कुर्सी के नीचे, कोई व्यक्ति हमसे बार बार कहे अंडर द चेयर, कुर्सी के नीचे, तो इतना जरूर स्पष्ट है कि हम कुर्सी के नीचे ही देखेंगे, हम कुर्सी के ऊपर नहीं देखेंगे। मतलब अंडर द चेयर का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। शब्दों का एक समूह भी है, पूरे वाक्य का एक अंश भी है, इसे हम कहेंगे कि यह एक वाक्यांश है, यह एक फ्रेज कहलाएगा। तो अ कैट को भी तो हम एक फ्रेज कह सकते हैं।
भाई अ कैट भी कहा जाए तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है, पूरे सेंटेंस का अंश भी है। यह एक वाक्यांश कहलाएगा, इसे हम कहेंगे कि यह एक फ्रेज है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड फ्रेज। आप फ्रेज को पहचान कर लिए होंगे, पहचान करने आपको आ भी जाएगा। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी कठिन चीज़ नहीं है कि आप इसको न समझ पाए, बिल्कुल आसान है, आसानी से समझा जा सकता है। यह बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ें हैं। अब इतनी चीज़ें तो हम यह मान करके आपको बता रहे हैं कि इतना तो आपको आता ही होगा, लेकिन एक बार हम आपको रिकॉल करा देंगे तो यह फिर से ताज़ा हो जाएगा, और इसलिए आपको हम बता रहे हैं। बाकी कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी आपकी क्वेरीज है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 9335135561। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, किसी भी प्रकार की क्वेरीज है, या आप संगम अकादमी के कमेंट बॉक्स में जाइए और उस पर कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप बताइए। बाकी आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। निश्चित रूप से यह आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको सहयोग करेगा। यह एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आयशा, अ ब्यूटीफुल गर्ल। आयशा अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द रोड। मैंने सड़क पर एक सुंदर लड़की को देखा। आयशा अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द रोड। मैंने सड़क पर एक सुंदर लड़की को देखा। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है ऑन द रोड, सड़क पर, कोई व्यक्ति आपसे केवल इतना कहे ऑन द रोड और चुप हो जाए, तो इतना जरूर स्पष्ट है कि हम सड़क पर ही देखेंगे, हम आसमान में नहीं देखेंगे। यानी ऑन द रोड का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है और पूरे सेंटेंस का एक अंश भी है। यह एक वाक्यांश कहलाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं अ ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल कहा जाए तो इसका भी तो कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। अ ब्यूटीफुल गर्ल का भी मीनिंग कुछ ना कुछ निकल रहा है, लेकिन इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है और पूरे सेंटेंस का एक अंश है। यह भी एक वाक्यांश कहलाएगा, एक फ्रेज कहलाएगा। तो आशा है कि मेरे छात्रों को फ्रेज समझ में आ गया होगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।